जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में आज छठा टॉपिक स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। ये टॉपिक राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसमें थर्ड ग्रेड टीचर हुआ, थर्ड ग्रेड टीचर के सिलेबस में आपको दे रखा है लेवल फर्स्ट में राजस्थान की स्थापत्य कला, किले और स्मारक, जिसको ये टॉपिक पूरा करता है, ये जो पाठ पूरा करेगा। सेकंड लेवल में भी दे रखा है कि राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियां, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पूरा करता है। और उसके साथ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक और एलडीसी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, सीईटी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें पीटीई हुआ, शारीरिक शिक्षक। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। पिछला जो वीडियो आया था उसमें देखा गया कि आवाज नहीं आ रही है, तो आतिवात में आपके लिए और बना करके इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक अच्छा सा पढ़ना और ध्यान से समझना और लास्ट में लाइक करना। तो इसमें अपन स्थापत्य के अंदर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, पहले तो नगर विन्यास के बारे में स्थापत्य में देखेंगे और दुर्गों के बारे में, फिर उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, महल, हवेलियां, छत्रियां, मकबरे, दरगाह, जल स्थापत्य, ये चीजें इस वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। यस, छठा अध्याय है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य में जो यहाँ के महल वगैरह हुए, दुर्ग हुए, स्मारक हुए, हवेलियां, छत्रियां, वो सभी इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले नगर विन्यास और भवन शिल्प के बारे में जानते हैं। नगर विन्यास किस प्रकार से राजस्थान में नगरों का विकास हुआ है और कब से ये आरंभ हुआ है, वो भी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नगर विन्यास जो है, राजस्थान की नगर की स्थापना, ये अभी कुछ सालों से ही आरंभ नहीं हुआ है, 200-300 सालों से आरंभ नहीं हुआ है। इस नगरों की स्थापना के जो अवशेष है, ये अपने को आज से लगभग 5000 साल पहले कालीबंगा सभ्यता से भी देखने को मिल जाता है। वहां कालीबंगा सभ्यता को अपन देखे तो वहां से कई नगरों के, भवनों के अपने को अवशेष मिले हैं, वो चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोती में, कालीबंगा सबको पता है, हनुमानगढ़ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है, और सोती जो बीकानेर में है, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। इसमें खुदाई से ये ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से भी कई सदियों पूर्व सरस्वती और द्वित नदी के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण एक उच्च स्तरीय था। तो अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके पतन के बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता विकसित हुई, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उससे पहले ऋग्वैदिक जो ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा मानते हैं भी यहाँ से गांव का, पहले गांव बने, फिर धीरे धीरे बाद में जाकर के नगर विकसित हुए। लेकिन ऋग्वैदिक काल से भी पहले अपने को नगरों के अवशेष मिलते हैं, जो कि राजस्थान में कालीबंगा और सोती से देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर ईंटों से बने हुए भवन मिले, सड़कें मिली, नालियां, गोल कुएं, वेदियां, ऐसी अपने को कालीबंगा सभ्यता से प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बात करें तो आहड़ और गिलुंड ये आदि संस्कृति के केंद्र रहे। आहड़ सभी को ही पता है कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। गिलुंड राजसमंद जिले में। ये आदि संस्कृति के केंद्र हैं, जहाँ मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो एक समृद्ध अवस्था पे प्रकाश डालते हैं कि एक विकसित अवस्था में ये सभ्यताएं थी।
अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की जो चदरें, ये सारी चीजें आहाड़ के लोगों की आर्य सभ्यता की कृषि और अर्थ जो व्यवसाय है उसका प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर अनाज पीसने के जो पत्थर मिले हैं, तांबे के चद्दर मिले हैं, जिससे यहाँ के लोगों का व्यवसाय और कृषि की जानकारी अपने को प्राप्त होती है आहाड़ से। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है। पौराणिक सभ्यता में पुष्कर हो गया, मरुधन्व हो गया, जांगल प्रदेश बीकानेर क्षेत्र में है, जांगल जनपद, मत्स्य प्रदेश जो कि वर्तमान में अलवर जयपुर में, साल्व प्रदेश अलवर में है, साल्व, और मरुकांतार आदि देखने को मिलते हैं पौराणिक युग में। महाभारत काल के भी कई सारे नगरों के अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल के राजस्थान में कौन कौन से नगर मिलते हैं? विराट नगर, जिसको बेराट कहते हैं, और पुष्कर, ये महाभारत काल के नगरों के अवशेष मिलते हैं, जो स्थापत्य और रक्षा की दृष्टि से एक नगर योजना की समृद्धि कहानी बताती है। तो महाभारत काल के राजस्थान में नगर कौन कौन से हैं? तो बताएंगे विराट नगर और पुष्कर है। फिर बात करें भारत में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, एकदम जो स्पीड बढ़ी थी, वो है मौर्य काल से लेकर के उत्तर गुप्त काल में। ठीक इसी समय राजस्थान में भी स्थापत्य का काफी विकास होता है, एक विशेष रूप में स्थापत्य विकसित होती है। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं है, मतलब केवल राजा महाराजा और शासक लोग ही स्थापत्य कला का निर्माण नहीं कर रहे थे, बाकी आम जनता भी या व्यापारी लोग हैं और दूसरे भी जो है यहाँ पर स्थापत्य पर ध्यान दे रहे थे। कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई हवेलियां बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। तो राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती थी, वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। विराट नगर जो बेराट कहते हैं, जो जयपुर में, अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में अशोककालीन सभ्यता का अवशेष, सम्राट अशोक का जो अवशेष है, कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? विराट नगर, बेराट सभ्यता से, जयपुर से, जहां अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था यहाँ से, और यहीं से भग्नावशेष में स्तंभ लेख, बौद्ध विहार के भी खंडर मिलते हैं, बौद्ध संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं बेराट सभ्यता से। इसी के साथ मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका जो कि सीवी जनपद की राजधानी थी, मध्यमिका, ये जनपद सीवी जनपद के भी अवशेष मिलते हैं, और मौर्य संस्कृति के भी अवशेष, मौर्य काल के भी अवशेष मिलते हैं मध्यमिका से। कहाँ है ये? चित्तौड़ के पास, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। मध्यमिका का नया नाम क्या है? नगरी। की भव्य नगर योजना इस बात का साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक ये जो क्षेत्र एक भव्य नगर रहा है, नगरी मध्यमिका। तो नगरी का भी ध्यान रखना है, एक तो जनपद के और मौर्य काल दोनों के अवशेष मिलते हैं मध्यमिका से। फिर बात करें गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त और उसके बाद के गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमेजरा, डबोक और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी रहे हैं। प्रश्न अच्छा सा यहाँ से भी बन सकता है कि राजस्थान में गुप्त और गुप्तोत्तर काल में नगरियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के राजस्थान में अवशेष एक तो मैनाल में मिलते हैं, अमेजरा, डबोक और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जहां बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां और रिहायशी मकान का संतुलित निर्माण इन खंडरों और उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद बात करें 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस समय ये दौरान जो है राजपूत काल रहता है। राजपूतों के द्वारा ही राजस्थान में सबसे ज्यादा स्थापत्य में जो योगदान रहता है, और राजपूत काल का जो उदय है, राजपूत काल का उदय कौन सी सदी को माना जाता है?
7वीं शताब्दी से ही 7वीं शताब्दी को ही राजपूत काल का उदय माना जाता है और यहीं से राजस्थान में एक स्थापत्य कला का नया मोड़ आरंभ हो जाता है, महत्वपूर्ण है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता और रक्षा के प्रतीक किले हो गए और धार्मिक प्रवृत्ति के मंदिरों का निर्माण इस दौरान बनाए जाते हैं। राजपूतों के द्वारा जो दुर्ग वगैरह और मंदिरों का निर्माण किया गया था। राजपूत काल में जहां जहां राजधानियां बनी वहां के नगर नियोजन विशिष्ट रहा है। नगर की रक्षा और सुविधा में जो स्थान चुना जाता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। इसी दृष्टि से बेनमाल जो जालोर हो गया है ना, बेनमाल जालोर में है, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, जालरा पाटन, राजौरगढ़, आमेर, ये अलग अलग राजवंशों की अलग अलग राजधानियां रही थी। आगे चल करके देसी राजाओं ने अपनी राजधानियां जोधपुर, राठौड़ों ने जोधपुर को बना दी, पार्टियों ने जैसलमेर को बना दी और राठौड़ों की बीकानेर हो गई, गोयलों की सिसोदियों की उदयपुर राजधानी हो गई, हाड़ा चौहानों की बूंदी और कोटा हो गई राजधानी, कच्छा वंशों की जयपुर हो जाती है। ऐसे नगरों की स्थापना होती है जो एक परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए अपन जयपुर को ही देख लीजिए। जयपुर के शिल्पकार का क्या नाम है? विद्याधर भट्टाचार्य इंपोर्टेंट है। जयपुर के वास्तुकार या शिल्पकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। जो जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांतों पर बसाया गया है। सुव्यवस्थित नगर है, चौड़ी और सीधी सड़कें हैं, ठीक है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपट है, छोटी चौपट और बड़ी चौपट है। बीच में फव्वारे लगे हुए, चौड़ी सड़कों के चारों ओर बाजार है। शहर के निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण गेट भी देखने को मिलते हैं। सवाई जयसिंह जी ने बसाया था। उनकी कल्पना को साकार करने के लिए सवाई जयसिंह ने जो जयपुर बसाया था, उनकी जो कल्पना थी उसको साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव रखी जा रही। कब रखी जा रही है? 18 नवंबर 1730 को। और किसने रखी थी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई है। तो जयपुर के वास्तुकार तो कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ सम्राट ने रखी। कब रखी है? 18 नवंबर 1727 को रखी है। किसने रखवाई थी? सवाई जयसिंह ने, जो आगे चल करके पूरे राजस्थान के नगर नियोजन का जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया है। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण, अभी वीडियो में आया था, वीडियो प्री में, जैसलमेर की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? 12वीं सदी में। एग्जैक्ट देखे तो 1155 में हुआ था, रावल जैसल ने किया था। तो यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो इनको अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको देखना पड़ेगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें यही से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो जैसलमेर का जो निर्माण है, जंगल की निकटता, पानी की सुविधा को ध्यान में रख करके किया गया है। समुची योजना जनजीवन व्यापार की समृद्धि के हित में थी। जैसलमेर की बात कर रहे थे, जिसकी चौहानों के समय अजमेर की गिनती एक समृद्ध नगरों में की जाती थी। और पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। तो अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि कौन से ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो बताएंगे पृथ्वीराज विजय में, जयानक ने लिखी थी ये पुस्तक। या फिर यूं आ जाए कि पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना कौन से नगर से की गई है? तो इंद्रपुरी नगर से की गई। या फिर यूं आ जाए कि पृथ्वीराज विजय में राजस्थान के किस नगर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो बताएंगे अजमेर शहर से। बूंदी की स्थापत्य में बात करें तो बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जल की प्रचुरता का, इसीलिए तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। जगह जगह बावड़ियां वगैरह की स्थापना करवाई है बूंदी में। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में
गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। बीकानेर में समतल भूमि के पैसे के अनुसार नगर के बाग बनाए गए तथा हाट और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। बीकानेर के अंदर उदयपुर में बात करें तो झीलों के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया उदयपुर को, झीलों की नगरी। नगरों के स्थापत्य से गांव का स्थापत्य थोड़ा भिन्न रहता है। नगरों में तो सारी चीजें देखी, चौड़ी चौड़ी सड़कें और सड़कों में फिर समकोण पर काटती हुई व्यापार की दृष्टि से नगरों को बसाया गया। जबकि गांव में ऐसा देखा जाए तो गांव में मोस्टली जो पानी की सुविधा दे करके गांव स्थापित किए गए हैं। कुछ गांव पहाड़ों में किए गए स्थापना, तो कुछ मैदानी भागों में किए गए। ठीक है, पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें केलवाड़ा और सराड़ा आदि है। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोंपड़ियों के रूप में बस्ती देखने को मिलती है अपने को। पहाड़ी क्षेत्र में जो है आदिवासी लोग है 5-10 झोंपड़ियां अपने पहाड़ों के ऊपर लगा करके ऐसे रहते हैं। रेगिस्तानी गांव में पानी की सुविधा को ध्यान में रख करके बसाया गया है। बीकानेर और जैसलमेर गांव के आगे सर लगाते हैं, जिसका मतलब जहां आसपास में कोई छोटा मोटा तालाब है उसको सर नाम दिया गया, जैसे बिदासर, जेतसर और उदासर। ये अपन ने अभी नगर न्यास के बारे में जाना है, नगर न्यास और भवन शिल्प के बारे में। अब बात करते हैं शिल्प दुर्ग में, दुर्ग शिल्प में, दुर्गों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान का कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां छोटा मोटा दुर्ग नहीं बना हुआ है, यानी पग पग पर आप राजस्थान में दुर्ग देखने को मिलेगा। तो राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जनपद या अंचल होगा जहां छोटा मोटा दुर्ग गढ़ न हो, यानी सब क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा दुर्ग वगैरह। दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी कि अभी 200-300 सालों से ही दुर्ग निर्माण की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। राजस्थान में देखे तो कालीबंगा सभ्यता से भी अपने को दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीन समय से दुर्ग निर्माण की परंपरा रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने हैं, जिसमें दुर्ग भी एक अंग है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग माने थे कि स्वामी हो गया, अमात्य हो गया और जनपद हो गया, दुर्ग हो गया और कोषाध्यक्ष हो गया, मतलब कोष हो गया, सेना हो गया, मित्र हो गया। ये अपने नहीं पूछेंगे राजस्थान जीके में, लेकिन जो राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं कि दुर्ग के 7 अंग होना चाहिए, कि दुर्ग का एक राजा होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, दुर्ग में अमात्य होना चाहिए यानी उच्च अधिकारी होना चाहिए, दुर्ग में राज्य में जनपद होना चाहिए, उस राज्य के अंदर जनता भी तो रहनी चाहिए, राज्य में दुर्ग होना चाहिए, राज्य में कोष खजाना होना चाहिए, राज्य में सेना होनी चाहिए और राज्य का मित्र होना चाहिए। ये शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए। उन 7 अंगों में दुर्ग भी एक शामिल है। और संपूर्ण देश में बात करें तो राजस्थान वह प्रदेश है जहां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं, जहां राजाओं और सामंतों ने अपने निवास सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा की सुरक्षा रखने, पशुधन को बचाने के लिए और संपत्ति को छुपाने के लिए दुर्ग बनाए गए थे। तो भारत में सबसे ज्यादा जो दुर्ग आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसके बाद जो दुर्ग है राजस्थान में देखने को मिलता है। पहले जो दुर्ग बनाए जाते थे वो सुरक्षा के लिए, अपने निवास के लिए और सुरक्षा के लिए, या बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे बचने के लिए, या फिर जो संपत्ति वगैरह छुपाने के लिए यहाँ पर बनाए जाते थे। राजस्थान में दुर्ग के स्थापत्य के विकास का पहला जो उदाहरण है कालीबंगा की खुदाई में देखने को मिलता है। कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से भी दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो प्रश्न आ जाए कि दुर्ग स्थापत्य का पहला उदाहरण कहां से मिलता है,
तो आप आंसर बता देना कालीबंगा सभ्यता से। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण में निश्चित आधार पर दिखाई देखने को मिलता है। एक बेस लेकर के बनाते थे कि पहले जो दुर्ग निर्माण जो होता था उसमें मंदिर और जलाशयों को प्रधानता दी जाती थी। प्राचीन समय जो दुर्ग बनाए गए हैं उनमें मंदिर बनाया जाता था, भाई यहाँ पर अपन पूजा अर्चना करेंगे, और जलाशय वगैरह बनाते थे, बावड़ी वगैरह या तालाब बना देते थे जिससे पानी की कोई समस्या ना रहे, वहाँ लोगों को पानी उपलब्ध वगैरह हो जाए और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर वगैरह हो जाए। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़ देख लीजिए, अजयराज चौहान का गढ़ बीटली तारागढ़, कुंभाजी का कुंभलगढ़, इसमें आपको उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत यानी तुर्क और अफगान शासन की स्थापना होती है, और यहाँ ही से फिर अपने दुर्ग निर्माण का एक नया मोड़ आ जाता है, जिसमें पहले मंदिरों और जलाशयों को प्रधानता दी जा रही थी, अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग निर्माण किया जा रहा है। अब दुर्ग जो है बना रहे थे, एक ऊंची पहाड़ी पर बना रहे हैं, दुर्ग के चारों ओर दीवारें पर कोटा बनाया जा रहा है ताकि जो भी आक्रमणकारी होगा उनसे बचाव हो सकते हैं। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन अपने को दिखाई दिया है। जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और तुर्क अफगानियों की स्थापना हो रही है, उसके बाद में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अब दुर्ग बनाए जाने पर ऊंची पहाड़ियां हो जहां पर दुर्ग बनाए जा रहे, जो ऊपर से चौरस हो, ऊपर समतल हो, और वहां पर महल वगैरह बना सकते हैं, और ऊंची पहाड़ी हो जहां चढ़ना आसानी से नहीं चढ़ाया जा सकता है, वहां पर बनाया जा रहे हैं। जहां खेती भी हो जाए, वहां पर खेती भूमि भी हो जाए, यानी कोई आक्रमण भी कर दे और अपने को वहां रुकना भी पड़ जाए तो वहां खेती भी हो जाए, सिंचाई के साधन समुचित प्रबंध किया जा सकता है। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने थे, जो पुराने दुर्ग बने हुए थे, जो टूट फूट हो गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, खंडर हो गए थे, उनका भी पुनर्निर्माण शुरू किया गया, जिसमें आबू में अचलगढ़ कुंभाजी ने, अचलगढ़, बसंतगढ़, कई सारे दुर्गों का जीर्णोद्वार करवाया था, और मारणक कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तन किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण किया। चित्रांगद मौर्य ने जो दुर्ग बनाया था उसको कुंभा ने वापस जीर्णोद्वार करवा करके जो चीजें जिनकी आवश्यकता पड़ती है उसका निर्माण करवाया कुंभा ने। कुंभा को ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अब मुगलों के साथ साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। जब मुगलों का टाइम आया, अकबर के समय, अकबर जो राजपूतों से संधि करने लगा और राजपूत भी मुगलों से संधि करने लगे हैं, उस समय एक शांति का काल हो जाता है, इतना कोई आक्रमण का इनका भय नहीं रहता है। इसलिए अब जो राजपूत है वो पहाड़ों के स्थान पर समतल मैदान पर दुर्ग बनाने लग गए। इसमें जयपुर का हो गया, बीकानेर का जूनागढ़ हो गया, भरतपुर का किला हो गया, क्योंकि राजस्थान के राजपूतों के लिए यह स्थिरता और शांति का काल था। इस समय कोई आक्रमण वगैरह नहीं हो रहा था। तो अब पहाड़ों पर दुर्ग बनाने के बजाय अब दुर्ग कहाँ पर बना रहे हैं, वो समतल मैदान पर बना रहे हैं। हाँ, मेन बात रही वो अब है, राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? जून 2013 में। राजस्थान के
कितने किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आप बताओगे 6 किलों को। कौन कौन से हैं? गाजर, चीकू, आम, आप याद रखोगे गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू, आम। इसमें बात करेंगे गाजर, गाजर का गा का हो जाएगा गागरोन, झालावाड़ में है। जे का हो जाएगा जैसलमेर, रे का हो जाएगा रणथंभौर, ची का हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू का हो जाएगा कुंभलगढ़ और आम का हो जाएगा आमेर। इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। और कब किया है? जून 2013 में नोमपने में जो बैठक हुई थी उसके अंदर इनको शामिल किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो 6 किलों को और सन को आपको ध्यान रखना है। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन विशेषताओं का जो उल्लेख किया गया है कि भाई दुर्गों के वहां पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, दुर्ग के चारों ओर परकोटा होना चाहिए, गुप्त रास्ते होने चाहिए, वो सारी चीजें अपने राजस्थान के दुर्गों में देखने को मिल जाती है कि सुदृढ़ प्राचीर दीवार होनी चाहिए, अभेद्य बुर्जें होनी चाहिए, किले के चारों तरफ गहरी खाई यानी परिखा होनी चाहिए, गुप्त प्रवेश द्वार होना चाहिए, सुरंग किले के भीतर सिलेखाना शस्त्रागार होना चाहिए, जलाशय भी होना चाहिए, जलाशय पानी के टांके, राजप्रसाद महल वगैरह होना चाहिए, राजाओं के महल होना चाहिए, सैनिकों के आवास गृह होना चाहिए। वो सभी चीजें राजस्थान के दुर्गों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में अपन दुर्गों के प्रकार और कौन कौन से जो दुर्ग दे रखे हैं उनको अपन पढ़ेंगे। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ताकि मैं जल्दी ही आपके लिए इनसे प्रश्न बना करके मैं लाइव आ सकूं। थैंक यू सो मच।